अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। और अल्लाह माफ़ करे, आयत 36 आयत 16 आयत 16 जो है जान नहीं छोड़ रहा। तो सवाल अब सारे हो चुके हैं। बोलो, आज थोड़ा सा IS 21 करेंगे और थोड़ा सा IFRS 16 करके उसके बाद फिर कल IS 12 स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आज हाफ IS 21 करना है। असल में ना फॉरेन करेंसी का लोन जो है वो हम ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये एक लेक्चर में करें तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन आपके चारों टायर ऊपर होने का डर लगता है। इसलिए एक आज हम कर लेंगे फॉरेन करेंसी का लोन लेना, लाइबिलिटी, और कल फिर हम कर लेंगे फॉरेन करेंसी का लोन देना, ठीक है। खैर उससे पहले ज़रा इधर देख लें। 20th हो गया, अब तो 19, 18 हो गया ना। अब क्या आपको कसर रह गई है इसमें? जाग रहे हैं? ये कितनी उंगलियां हैं? चार। चार 6 वाला कौन है? 5वां तो अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं। जागते रहना, ठीक है जी। 17 हो गया, 16 भी हो गया। यार कुछ भी नहीं रहा है ना। इसको मैं पूरा टिक नहीं कर रहा, इसमें एक पॉइंट रहता है। ये अब किसी वक्त कर लेंगे, हो सकता है आखिरी क्लास में कर रहे हो। चलो गुड हो गया। वापस चलें ज़रा IS 21 पे, ज़रा उसको रिवाइज़ करते हैं अब जाके, ठीक है। बड़ा अरसा हो गया, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं हम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले हम पेज नंबर 494 पे तशरीफ़ ले आएंगे और हम आज ये टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। फिर मुझे थोड़ी गुंजाइश मिली तो मैं ये आपको पढ़ाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी, इसको देखेंगे। इसके फिर MCQs भी पता है आपको पेंडिंग है। ये हम छोड़ गए थे, भाग गए थे इससे, फॉरेन करेंसी लोन आ गया था। आ जाए ज़रा पेज नंबर 495। कुछ यादें ताज़ा करते हैं। मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स, दो तरह की चीज़ें, दो तरह की कैटेगरीज हमने देखी थी, याद है? मॉनेटरी आइटम्स के बारे में क्या रूल बनाया था हमने, कुछ याद है? ऐसी कोई बातें पढ़ी थी हमने? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होती थी, कहते हैं नहीं, डेटर, क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे आइटम्स हैं। कुछ मॉनेटरी आइटम्स कहलाते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी आइटम्स को हम ईयर एंड पर रीट्रांसलेट किया करते हैं, ये रूल हमने पढ़ा था। रीट्रांसलेट करते हैं एट ईयर एंड। आ गए जवान होकर, पास क्या हो गए तुम लोग? शौक ही हो गए हो। इस 4 पेपर दिए पास हो गए, 3 दिए पास हो गए। अगली बार पढ़ना पड़ेगा, पिछली बार वाले के ऊपर नहीं, अगले पास हो जाए। टाइम से आया करो, खबरदार आइंदा लेट हुए तो। समोसे खिला रहा था, कहाँ से खाए समोसे? अच्छे समोसे वहाँ से मिलते हैं, ये अम्बाला स्वीट से। कहाँ है मुझे बताना ना, मैं साथ चलूँगा फिर। मॉनेटरी आइटम्स को हम रीट्रांसलेट, कुछ याद है? ये IS 21 याद है कुछ? IS 21 जिसमें हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस करते थे। हम कहते थे कि जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है आप स्पॉट रेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लें। ये असल में अब उधार है जिनका आज पहला दिन है, किसी वजह से आज आना पड़ा उन्हें क्लास में। तो ऐसे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ज़रा आज का दिन मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अब सवारियाँ पूरी कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें रहती थी, ये कर लेंगे। तो IS 12 फिर कल से स्टार्ट कर देंगे हम इंशाल्लाह। वो नया नकोर टॉपिक होगा, कोई मसला नहीं है उसका। किसी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जो पढ़ के साथ साथ आ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है IS 12, वो कर ही लेंगे, वो नया टॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन आज का दिन ज़रा माजरत के साथ ये उधार रहता रह जाएगा। ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको भी भूलना शुरू हो गया, इसलिए माजरत के साथ पहले मुझे ये कराने दें, ठीक है। तो IS 21 में हमने कहा था कि एक होती है ट्रांजैक्शन डेट। क्या जी? ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर मिसाल के तौर पे कमाल है वैसे, इतनी जल्दी आप लोग कैसे भूल जाते हैं चीज़ें। कोई सवाल हमने किया ही नहीं हुआ बोर्ड के अलावा, सारे बोर्ड पे किया था। चलो खैर, एक सवाल हमने किया था जिसमें हमने कहा था कि हमने बाय किए हैं गुड्स 1 मई को, ये ट्रांजैक्शन डेट थी। तो हमने 1 मई को एंट्री पास की थी परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट, ठीक है जी। इन्वेंट्री कर लें, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, उधार पे खरीदी थी। और हमने कहा था इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है। तो $230 की चीज़ें खरीदी थी
$230 यकम मई पर रेट था 125। तो एक किसके साथ लगा हुआ है, ये किसने मेरे साथ IAS 21 पढ़ा हुआ है, IFRS 16 से पहले ना हमने इस पर ब्रेक लगा दी थी, याद है, ये बातें याद हैं। 1 किसके साथ लगा हुआ है, फॉरेन करेंसी के साथ, डॉलर फॉरेन करेंसी के साथ लगा हुआ है। तो कौन सा मेथड, डायरेक्ट वाला, तो मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू निकाली थी। फिर उसके बाद अगर ईयर एंड आ जाए और ये क्रेडिटर जो है वो सेटल ना हुआ हो तो हम उसको रीट्रांसलेट करते थे बैलेंस शीट वाली डेट वर्सेस वाली कैलकुलेशन। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर मुझे तो ये लग रहा है IAS 21 दोबारा कराना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद फिर हम क्या करते थे, मजबूरी थी उस वक्त छोड़ना, उसके बाद हम क्या करते थे, जब सेटल करते थे तो सेटलमेंट डेट पर हमने क्रेडिटर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, कैश और क्रेडिटर, ये स्पॉट क्रेडिटर तो आपने डाउनलोड कर लिया यहाँ से, स्पॉट रेट पे कैश रिकॉर्ड किया और गेन लॉस आया करता था आपका एक्सचेंज वाला। कुछ याद आ रहा है। अब इसमें ना 2 चीज़ें हुआ करती थी, जैसे इन्वेंट्री है और क्रेडिटर है। बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री भी पड़ी है, क्रेडिटर भी पड़ा है, तो हम रीट्रांसलेट सिर्फ किसको करते थे, क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, मॉनिटरी आइटम, और इन्वेंट्री क्या होता था, नॉन मॉनिटरी, उसको नहीं छेड़ते थे। PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या होते थे, नॉन मॉनिटरी आइटम्स, इनको नहीं छेड़ा करते थे। और पेबल्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, इनको रीट्रांसलेट। कुछ याद आना शुरू हुआ, किस को याद आ गई ये बात, मैं आगे पढ़ाऊँ, बड़ी मेहरबानी। वैसे मुझे अजीब से हॉल उठ रहे हैं। मॉनिटरी आइटम्स को हम रीट्रांसलेट करते हैं एट ईयर एंड, और नॉन मॉनिटरी आइटम्स को नहीं छेड़ते। हमने कहा था ये मलंग है, नॉन मॉनिटरी आइटम्स जो हैं इनको हमने नहीं छेड़ना। कश्मीर वाले तुम पहुंच चुके थे जब ये हम टॉपिक कर रहे थे, एक लेक्चर लिया था आखिरी वाला इसका, तुम्हें फिर क्या, फिर अभी पिछले लेक्चर्स कवर नहीं हुए ये वाले, नहीं मुझे नहीं लगता हुआ है, 1-2 इसी के रह गए हैं ना, देखा, ये लेट आने वाला अभी तक रहता है। अब नॉन मॉनिटरी आइटम को हम कॉस्ट पे ही रखते हैं, यानी अगर वो कॉस्ट मॉडल वाले हैं, कैप्ट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या PPE है, अगर कॉस्ट मॉडल वाला है तो हम उसको रीट्रांसलेट नहीं करते। डू नॉट रीट्रांसलेट, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह याद आ जाएंगी बातें अल्लाह ने चाहा तो। डू नॉट रीट्रांसलेट एट ईयर एंड। लेकिन अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है लाइक इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री तो कॉस्ट पर ही रखी जाती है, लोअर ऑफ कॉस्ट रहना, इसको साइड पे कर दो। लाइक PPE, लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनके अंदर आपके पास फेयर वैल्यू मॉडल्स मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए, और PPE के लिए, PPE के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पर चल रहे हैं, यानी अगर आपने नॉन मॉनिटरी आइटम को कीपा हुआ है एट फेयर वैल्यू, कैप्ट एट, कीपा हुआ है यानी कैप्ट एट फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होता था, या रीवैल्यूएशन मॉडल ये PPE के लिए होता था। कुछ याद आ रहा है? ये वैसे हमने सवाल नहीं किया अभी, ये सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला कर लिया था, PPE वाला नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। अगर आप नॉन मॉनिटरी आइटम है तो नॉन मॉनिटरी आइटम का जनरल रूल तो यही है कि उनको रीट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फिर रीट्रांसलेट करते थे हम। असल में तो रीट्रांसलेट नहीं करते थे, कहानी बहरहाल ये थी, पहले मैं लिख लूँ, रीट्रांसलेट व्हेन एवर फेयर वैल्यू इज़ मेजर्ड, यानी अगर आपने ईयर एंड पे अपने इस नॉन मॉनिटरी आइटम को उठा के फेयर वैल्यू पर रखा है, तो जिस डेट की फेयर वैल्यू लेते थे उस डेट की आप एक्सचेंज रेट भी उस डेट का ले लेते थे, तो ऑटोमेटिकली वो रीट्रांसलेट भी हो जाता था। कुछ याद आया थोड़ा बहुत? तो बहरहाल रूल क्या बना, मॉनिटरी आइटम्स, इनिशियल रिकग्निशन, ट्रांजैक्शन को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है, स्पॉट रेट पे। ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट। इनिशियली किस पे रखना है, स्पॉट रेट पे। और एट ईयर एंड पे क्या करना है, मॉनिटरी आइटम मस्ट बी रीट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट द बैलेंस शीट डेट, और एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस। याद आ रहा है? अभी नोट ना पढ़ो, हाँ ये नोट बेशक पढ़ लो। क्या कहता है जी,
अगर ट्रांजैक्शन पहले ही सेटल हो गया तो फिर ट्रांसलेशन जाहिर सी बात है कुछ होगा तो रीट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जब 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 कभी ट्रांजैक्शन सेटल हो तो रिसीट पेमेंट को किस पे रिकॉर्ड करना है, उस दिन की, यानी कि स्पॉट रेट के ऊपर, और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ ले जाना है, ये आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। और बोलो नहीं पढ़ा हुआ। मॉनेटरी आइटम का रूल क्या आया, मॉनेटरी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और क्लास में खड़ा हूँ, फिर मैं नया टॉपिक ही शुरू कर देता हूँ, इसको छोड़ ही देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं समझ आ रहा ना आप लोगों को, नए सिरे से पढ़ते हैं। होमवर्क में सारे सवाल कराता हूँ आपसे, जितना मैंने IAS 21 कराया था कल मैं चेक करूँगा दोबारा। इंसानों की तरह आप लोग याद ही नहीं कर रहे इस बात को। मॉनेटरी आइटम्स का रूल क्या था, इनिशियल रिकग्निशन किस पे होती है, मेजरमेंट स्पॉट रेट के ऊपर, और अगर ईयर एंड के ऊपर मौजूद है मॉनेटरी आइटम तो उसको बैलेंस शीट रेट, रूलिंग एट बैलेंस शीट डेट पर उसको आपने रीट्रांसलेट करना है और गेन लॉस को P&L में ले जाना है। और जब ट्रांजैक्शन सेटल करोगे तो रिसीट पेमेंट जो होगी, रिसीट या पेमेंट यानी कैश, जिसको हम कैश कहते थे, उस कैश को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, रेट रूलिंग एट रिसीट पेमेंट डेट, और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ ले जाओगे, P&L में। अगर नहीं याद आ रहा ना, नहीं याद आ रहा तो ये सवाल आपने सिर्फ एक, ये सवाल नंबर 2 कर लेना है जो मैंने कराया था क्लास में, एक सवाल नंबर 4 कर लेना है, और एक सवाल नंबर 5 भी कर लेना है। मेरी तरफ से मशवरा है अगर आप भूल रहे हैं तो, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड करोगे स्पॉट रेट पे और ईयर एंड के ऊपर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट एट ओरिजिनल। ये तो हो गया रूल। अभी अगली एक्सेप्शन भी हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल, इफ नॉन मॉनेटरी नोट क्या है, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। अभी लिख कर आ रहा हूँ, ठीक है। द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज द रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। रीवैल्यूएशन गेन अंडर IAS 16 और 38 को रिकॉर्ड करते हैं OCI में, तो उसी के साथ ही एक्सचेंज डिफरेंस भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही IAS 40 का फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड होता है P&L में, तो एक्सचेंज डिफरेंस भी साथ चला जाएगा P&L में। ये समझाने के लिए आपको मैंने उस वक्त बताया था कि भाई बात यह है कि हम इसको रीट्रांसलेट तो कर ही नहीं रहे, हम तो इसको लेके जा रहे हैं फेयर वैल्यू पर। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल जो है उसमें हम उठाकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ले जाते हैं फेयर वैल्यू पे, गेन लॉस कहाँ जाता है, P&L में। तो एक्सचेंज डिफरेंस भी जो है साथ ही लग के कहाँ चला जाएगा, P&L में। और अगर हम IAS 16 का सवाल अभी किया नहीं है, करेंगे किसी वक्त, तो उसमें हम उठाकर ले जाएंगे एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट पे। अगर गेन होगा, लॉस तो P&L में जाता है ना, अगर गेन होगा तो वो कहाँ जाता है, OCI में। तो ये एक्सचेंज डिफरेंस भी उसके साथ चिपक के कहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने रीट्रांसलेट नहीं किया, हमने इनको उठाकर रखा है फेयर वैल्यू पे। ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने कहा रिवाइज करें, वैसे हालात माड़े ही हैं। अभी सिर्फ पता है क्या है, बीच में क्या पड़ा है, बीच में IFRS 16 गुजरा है। ऐसा खौफनाक ख्वाब था, कितने दिन लगे हमें, 20 दिन लगे। अच्छा, IFRS 16 के हालात अब इस वक्त क्या हैं, ऐसे शीशा, हर चीज़ ऐसे टिप्स पे है, ऐसे 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 आप बताते हैं। लेकिन कल एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया था, याद है वो क्या कह रहा था, मैं कैसे पास हुआ, हर 15 दिन बाद मैं रिवीजन, टेस्ट तो दे देता ही था, हर 15 दिन बाद मैं रिवीजन करता था पिछले किसी टॉपिक की, और साथ ही मैंने उसको ये बताया था कि इनका IFRS 16 खत्म हुआ। आज तो आप बड़े नारे लगा रहे हैं ना, लीज हमें आता है, एक एक चीज़ आती है, 20 के 20 सवाल अभी सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन आप हालात चेक करो, जैसे IFRS 16 से एकदम पहले 20 दिन लगे होंगे मैं IFRS 16 पे, उससे पहले ये टॉपिक कर रहे थे। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये आपने खुद इंश्योर करना है, हर 15 पुराना जो भी टॉपिक है उसको किसी एक वीकेंड के ऊपर आपने रिवाइज करना है। ये नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसके बाद IAS 12 शुरू हो रहा है, एक अलग दुनिया है। आप 15 दिन बाद कहोगे सर लीज भी कोई चीज़ थी। अब आपको लग रहा है कि ये बात ऐसे हो सकती है, इस मोमेंट पे आपको लगता है कि लीज के बारे में आप यूं कहेंगे। लीज का चैप्टर उठाकर देखे, एक एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, एक एक सवाल किया हुआ है, लेकिन 15-20 दिन बाद अगर आपने रिवाइज ना किया तो आप कह रहे होगे लीज भी कोई चीज़ होती थी, फाइनेंस ऑपरेटिंग क्या होती थी सर IDC का ट्रीटमेंट भूल सा रहा है, सर चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे हाल पे रहम करें और अपने अम्मा अब्बा के हाल पे रहम करें, खुद के हाल पे तो आपने रहम करना नहीं है जी। करेंगे रिवीजन, मेहरबानी करना। इसके कुछ सवाल आपने आज एक सिटिंग में करने हैं, अब सुन लें, नहीं तो ये टॉपिक आप हाथों से निकल गया आपके। ये देख लो, ये सारे सवाल किए हुए हैं। तो आपने आज क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में 2, 4, 5 जो कराए हुए सवाल है एक सिटी में करने हैं। 2, 4, 5, 9, जल्दी करो लिखो। 2, 4, 5, 9, 10, 2, 4, 5, 9, 10 ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थे।
2 4 5 9 10 पास पेपर का भी कोई इक्का दुक्का सवाल था, वो हमने फड़काया हुआ है। 2 4 5 9 10। बस ये चैप्टर इसलिए इतना रंगीन नहीं है कि पूरा हुआ नहीं था ना, हम छोड़ गए थे इसको, रंगीन हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। अब पास पेपर 1 और क्वेश्चन बैंक का 4। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में 2 4 5 9 10 ज़रा रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इस पे मैक्सिमम भी 20 मिनट लगेंगे, छोटे छोटे सवालियाँ थी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पास पेपर में एक ही सवाल था, इतना आसान, वो एडवांस वगैरह का था, आपको सब कुछ रिवाइज होगा इंशाल्लाह। और क्वेश्चन बैंक का ये कैंगरू वाला सवाल, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इनको कर लीजिए। ये टॉपिक अलग से भी टेस्ट हो जाता है, पास पेपर नज़र आ रहा है। इसकी मिक्सिंग तो बहुत ज़्यादा चलती है, IAS 12 में भी आनी है इसकी मिक्सिंग, ये नौकरी है भूला पड़ाओ, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। आज IFRS 16 का कोई होमवर्क नहीं है, मुबारक हो आपको। जो MCQs है मैं खुद कराऊंगा आपको, 2-2 4-4, आज जितना टाइम बचा ना आज भी कुछ करा दूंगा। बस आप उसको अब छोड़ें, उसको जो पढ़ाना है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, जो बचा खुचा है, ठीक है ना। लेकिन आपने बस भूलना नहीं है उसको, ये मेहरबानी है आपकी। तो आप ये होमवर्क करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने लगाने हैं टोटल 30 मिनट्स, ठीक है। हिम्मत करके 30 मिनट्स में करना है इसको, मोबाइल से दूर बैठ के कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम लग भी जाए आज तो कोई बात नहीं है, 15-20 दिन पहले पढ़ा था, उसके बाद लीज़ ने होश ही नहीं छोड़ा, हमारे तो होश ही उड़ गए लीज़ में, तो हमें भूल गया था कि ऐसा भी कुछ पढ़ा हुआ, तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा ज़रा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, जो काम मैंने असल में आपको आज कराना था वो करा दो। हाय हाय, फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर पहुंचे थे तो मैं भाग गया था डर के यहाँ से, क्योंकि हमने लीज़ नहीं किया हुआ था। तो 11 तक क्वेश्चन किए थे, आज मैंने क्वेश्चन 12 करवाना है। 11 तक क्वेश्चन देखो हो चुके हैं, ये मैंने रिवीजन में भी नहीं डाला, बट ठीक है, आपको याद आ जाएगा, आसान सी बात है, ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन 11 हम करने लगे, 12, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे ये बताएं, अगर आपने लोन लिया हो, कल लोन दिया कल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो हालात मुझे नज़र आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ लोन लिया भी रहने देने, तो फिर साथ ही दोनों, मुझे पहले ही पता था, अपने भांडियां का पता होता है बंदे को, है ना। इसीलिए मैंने तो सोचा था कि आज सिर्फ लोन लेंगे, कल लोन देंगे, ठीक है। तो लोन अगर आपने लिया तो इसको क्या कहा जाता है जी, लोन रिसीवेबल या लोन पेएबल? बड़ी मेहरबानी, लोन रिसीवेबल। लोन अगर आपने लिया है तो ये लोन पेएबल होता है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है जी। अगर आपने लोन लिया है तो मतलब ये लोन पेएबल है, ठीक है। अच्छा, अगर लोन लिया है यानी लोन पेएबल है, जब लोन लेंगे, इंट्रो वाली एंट्रीज करके बताओ मुझे, तो क्या एंट्री है? लो जी, उस्मान भी पास हो गया जी, मुबारक। अच्छा जी, उस्मान पास करें जी। जी, लोन लिया एंट्री करो, और लोन लिया एंट्री करो, और जाग जाओ, और पास होने वाले पास हो चुके, किसी वजह से खुदा ना खास्ता जो फेल हुए वो हो चुका है, अब जो होना था वो हो चुका है, अब आगे का सोचना है, हमने जो भी करना है डिसाइड करके बैठ गए ना, अब आगे, अब हिम्मत करें, लोन लिया है आप लोगों ने, एंट्री करें, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, तो जब इस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट एक्रू हो जाए, अच्छा ये एंट्रीज मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक मतलब की एंट्री जो करानी है उस पर डाल दूंगा, तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। बहरहाल फिलहाल पहली एंट्री होगी लोन लिया की एंट्री। लोन लिया की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, लोन पेएबल। अगर यही आप अपनी लोकल करेंसी में करते होते थे तो ये एंट्री करते थे। फॉरेन करेंसी में भी एंट्री नहीं बदलनी, लोन की अमाउंट के ऊपर लड़ाई होनी है, फिर उसको ईयर एंड पे देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि लोन भी क्या है, एक मॉनिटरी आइटम है। क्या है? मॉनिटरी आइटम है। मैंने आपको कहा था मॉनिटरी आइटम वो हैं जो मनी रिसीवेबल मनी पेएबल होता है। नॉन मॉनिटरी आइटम खुद मनी रिसीवेबल मनी पेएबल नहीं होते। तो आपका डेटर है मनी रिसीवेबल, क्रेडिटर है मनी पेएबल, लोन रिसीवेबल मनी रिसीवेबल है, लोन पेएबल। तो
मनी रिसीवेबल, मनी पेबल इज मॉनिटरी आइटम। मॉनिटरी आइटम है तो ईयर एंड पे क्या करना है, इसको रीट्रांसलेट। अब मुझे समझ आ गई, मैं ऐसे ही करके रिवाइज करता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी जज्बात से आगे कह रहे सारा याद होना है इन्होंने, जिम्मे मैनू याद है ना तो मुझे इतना अरसा हो गया पढ़ाते हैं तो मुझे तो याद होना ही था। आपका तो हक बनता है भूलना, कोई बात नहीं। लीज गुजरा है तूफान के बाद ऐसे ऐसे चक्खड़ गुले हैं, सब कुछ बिखरा नहीं होता, ऐसे लीज गुजरा है ना अभी, तो बहुत कुछ। IS 38 पढ़ा था, याद है? याद IS 38 वो इनटेंजिबल नहीं, IS 41 था, याद है? भूल गए ना सब। तो शुक्र है कल वो अब आ गया था लड़का, उसने आपको इंटरव्यू दिया। तो भाई पास होना है तो आपने हर हफ्ते कोई पुराना टॉपिक अब रिवाइज किया करना है पाबंदी से। जैसे अब ये वीकेंड आ रहा है, आप IS 38 पकड़ लें। आपको रिवीजन प्लान भेजा हुआ है लास्ट सेशन वाला, सिर्फ क्या करना है उसमें से वो सवाल टिक करने हैं जो आपने कर लिए हैं और रिवीजन प्लान में भी हैं। जो रिवीजन प्लान में नहीं किया अभी छोड़ दें। आप 5 सवाल निकलें, 10 निकलें पास पेपर के उस टॉपिक के, वो आपने इस वीकेंड के ऊपर एक सिटिंग में बैठ के करने हैं। IS 21 एक सिटिंग में, वो किसी अगले वीकेंड पे करना। IS 41 एक सिटिंग में। अभी फिलहाल आप इस वीकेंड पे नंबर लगाएं IS 38 का, अगले वीकेंड पे नंबर लगाएं आप IS 41 और 21 का, और फिर IFRS 16 भूलने का वक्त हुआ चाहता होगा लाहौर और उसके गिरदो नवा में, तो फिर आपने तीसरा वीकेंड जो है वो IFRS 16 की रिवीजन करनी है। उस वक्त IS 12 अपने जोबन पे होगा, तो वो तो आपको याद होगा, IFRS 16 ना भूल जाए। इस तरह से करके आपने चलना है, ठीक है ना। फिर IS 21 ऐसे ही, IS 12 आगे जाके ये भी रिवाइज करेंगे। चलें खैर, लोन लिया, लोन लिया की एंट्री क्या है, कैश डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट, ठीक है। चलो पेज नंबर 504, क्वेश्चन नंबर 12। BS लिमिटेड, a पाकिस्तानी कंपनी ऑब्टेन 5-year लोन फ्रॉम गिल बेट्स, बिल गेट्स नहीं है ये, गिल साहब से पैसे लिए हमने, इन मैक्सिकन पीसो जिसका साइन डॉलर है। द टर्म्स ऑफ लोन वर एज फॉलोज। गिल भाई जो है वो ट्रांसफर करेंगे $1,00,000 इंटू BSS बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2014। तो ये क्या है, लोन लिया, लोन लिया। तो 1 जनवरी को क्या एंट्री होनी है, कैश डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी है जनाब 7.931 पर एनम, ठीक हो गया। और BS इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट ऑफ मैक्सिकन डॉलर 25,000, जिसमें शामिल होगा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एनुअली विद फर्स्ट पेमेंट ड्यू ऑन। अब ये आपके लिए कोई मसला नहीं है, लीज करके आए हैं, एरियर, लेकिन कितनी किस्तें, 25,000 की एक किस्त है, ठीक है। और कितनी किस्तें पे करेगा, कहीं लिखा हुआ है, BS रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट्स इंक्लूसिव विद फर्स्ट ऑन दिस, कहीं नहीं लिखा हुआ तो मैं बता दूंगा। खैर, BS लिमिटेड हैज़ रुपी एज इट्स फंक्शनल करेंसी, द करेंसी यूज इज मैक्सिकन, इन द मैक्सिकन्स इज मैक्सिकन पीसो। BS लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है। तो 5, ये लिखा हुआ है 5-year लोन, ठीक है। तो 5 साल का लोन है। अगर 5 साल का लोन है तो इसका मतलब सालाना 5 किस्तें होंगी, 25 25 25 25 25, कितना बना, 125 है। 100 का लोन लेके 125 वापस कर रहे हैं। हाँ, अब तो आपको मसला ही कोई नहीं है, अब तो आप तगड़े हो चुके हैं इसमें, लीज पढ़ लिया ना। मतलब 100 का लोन, अब यहाँ पे तो है ही लोन, तो टेंशन ही कोई नहीं, है ही लोन, ठीक है। तो 100 का लोन लेकर 25-25 करके 5 साल में 125 वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी लाख वापस हो रही है और 25,000 का इंटरेस्ट भी, ठीक है। अब वही वाला मसला है, किस्त है 25 रुपये की, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उसमें शामिल है कि नहीं। अब उनको अलग करना आपको आता है, कैसे करते थे, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, वहाँ लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था, यहाँ पे ये ही तो असल में बनाना था। जिस वजह से मैं यहाँ से भाग गया था, IS 21 करते करते मैं इसको छोड़ गया था और मैंने कहा था लीज के बाद करेंगे आगे, ठीक है। वो फिर बाद आई ना, क्योंकि लीज ने सांस ही नहीं लेने दिया। आज आके थोड़ा सांस बराबर हुआ, नया टॉपिक शुरू करने की वजह मैंने कहा अब इसको कर ही लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि IS 12 में IS 21 भी मिक्स होना है, IS 12 में IS 38 भी मिक्स होना है, IS 16 भी मिक्स होना है। IS 12 ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें IS 21 लीज जो कुछ आपने पढ़ना है वो मिक्स होना ही होना है। तो जो पढ़ा हुआ है वो तो ज़रा सीधा कर लें, ठीक है। अच्छा चलो, अब सबसे पहला काम, मुझे पता है ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आप छोड़ें, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप भूल जाएं कि ये डॉलर्स में लोन लिया है और हमारी करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, ये भूल जाएं।
ये भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं, ये साइड पे कर दें, और थोड़ी देर के लिए ये भूल कर आपने फॉरेन करेंसी के अंदर लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। यही आपके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, उसमें पहला स्टेप यही होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्किंग 1 करेंगे। रिक्वायर्ड तो हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है, वो भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। वर्किंग 1 में आपने ₹1,00,000 का लोन लेना है और उसकी 25-25 की 5 किस्तें हैं और डॉलर्स के अंदर ये बना लेना है। चलो वर्किंग 1, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। जैसे लीज का होता था, क्या कुछ आता था उसमें? डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बैलेंस। अब इधर देखो, इसको बनाना किस में है? फॉरेन करेंसी में। ये सारा स्केड्यूल किस में बनेगा? भूल जाओ, रुपीस कुछ और है, डॉलर कुछ और है, फॉरेन करेंसी के अंदर सिंपल सा, इतना सिंपल बनेगा भी देखना, क्योंकि आप बड़े बड़े हैवी काम कर चुके हैं इसमें आप ना, ठीक है। तो किस दिन लोन लिया आपने? प्लीज टेल लें। 1 जनवरी 2014। कितना लोन है? 1,00,000 का। उसी तरह से किस्तें एरियर में हैं, एडवांस में भी हो सकती हैं, फिलहाल एरियर में है, और 25-25 की 5 किस्तें हैं। ये देखें, साथ साथ नोट क्यों कर रहे हैं, ज़रा सब्र कर जाए। 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16। मार्कर ज़रा ढीला पड़ रहा है, नज़र आ रहा है? विच सारी जगह खाली, तुम फिर भी एंड पे बैठे हो। सही मेरे बच्चे। 5 किस्तें हैं जी। तो 31 दिसंबर 18 जी, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। हम यूँ समझ रहे हैं, है ही लोन ₹100 का, ₹1,00,000 का लोन है, बस 25-25,000 की किस्तें हैं। हमें क्या वो रुपए हैं, डॉलर हैं, छोड़ दो अभी इस बात को। तो स्केड्यूल बनाते हुए भूल जाएं इस बात को कि लोन फॉरेन करेंसी में है, बस जिस करेंसी में है लोन उसी के अंदर ये स्केड्यूल बना देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट क्या बताया सवाल ने? अजीब सा है, 7.931। तो इंटरेस्ट रेट 7.931। चलो शुरू हो जाओ फिर। इंटरेस्ट 1.7931। प्रिंसिपल 1706। सब कैलकुलेटर निकाल लें, तुम्हारे कैलकुलेटर्स को फंगस लगनी, उल्ली लग जानी है। करो कैलकुलेटर सारे जी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्लास में कैलकुलेशन करते हैं उसका फ़ायदा होता है पर्चे में बैठ के। माशाल्लाह पास हो गए, R1 पास करके आप लोग अब तो बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके पहली बार तो हाथ ही अड़ जाए जी। 931 लगाओ इंटरेस्ट रेट। 6577 2 कितों आ गया फिर? नाल दे कोल नहीं सुन के दसना, जल्दी बताएं। 1 बैलेंस 64508। डर क्यों रहे हैं, पता नहीं आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं खा जाना थानू गलत दसोगे तो। बोलो 5116 44। ये लिखवाने से पहले मुझे जगा भी दिया करें, आँख मेरी लग गई होती है इतनी देर में ना जी। 3539 21460। सोनू थोड़ी देर 23। उसको दे दो कैलकुलेटर, तुमने ना खुद कुछ करना है ना हमारा भला होगा, ठीक है ना। पहली बार जिंदगी में कैलकुलेटर यूज कर रहे लगता है जी। 1837
2 3, इसको ना इसको 6 कर लो, हैं ज़रा राउंड हो जाएगा, ये बराबर हो गया। अभी तक हमने क्या किया? अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, वरना ये ब्रेक इसलिए लगानी पड़ती थी कि हमेशा हम पहले IFRS 16 करते थे, फिर IAS 21 करते थे। लेकिन इस बार आपको बताया है क्या हुआ था, ईद मुबारक आ गई थी ना, ईद मुबारक। तो ईद मुबारक से पहले IFRS 16 शुरू करते तो ईद मुबारक के बाद आपको क्या याद होना था, इसलिए फिर बीच में हमने IAS 21 कर लिया था, और फिर ईद के बाद फिर हम एक ही गो में IFRS 16 करके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा कर लिया। लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा ये ब्रेक लगानी पड़ी थी इसकी। अच्छा जी, अब अभी भूल ही जाओ सारा कुछ, पहले ना एंट्रीज ज़रा सीख लेते हैं, ठीक है? एंट्रीज ज़रा सीख लें पहले। मैं डॉलर्स में ही एंट्रीज कर रहा हूँ, जब एंट्रीज सीख लेंगे तो फिर एंट्रीज वहाँ पे करनी रुपीज़ में ही है, लेकिन फ़िलहाल ना वो वाला एक अलग रोल है। फ़िलहाल यहाँ तक कोई मसला नहीं है, तो मैं एंट्रीज़ करा दूँ आपको। हर टॉपिक के अंदर ना आसानी के लिए उसके हिसाब से एंट्रीज़ रखी गई हैं। तो इस टॉपिक के लिए, इस स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो एंट्रीज जिस तरह से हमने डिराइव करनी है वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है? यहाँ तक नोट कर लें, बाकी नीचे वाला नोट करना है नहीं करना वो फैसला फिर आपने बाद में करना है। अच्छा जी, अब वो वर्जन जो आपने लीज के अंदर सीखा है इस तरह की एंट्रीज में, वो क्या है? पहली एंट्री आप करोगे कैश डेबिट लोन, डेट भी लिखूं, बल्कि डेट क्या लिखनी है? पहली एंट्री जी, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल। मैंने ना 3 दफ़ा एंट्री करनी, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहले एक वर्जन दिखाऊंगा आपको जो आपका लीज में था, फिर उससे ट्रांजिशन दूंगा एक और वर्जन पे, फिर उससे ट्रांजिशन दूंगा वो फाइनल वर्जन जो मैंने इस टॉपिक में आपको इस स्पेसिफिक लोन, फॉरेन करेंसी लोन के लिए करवानी है, ठीक है ना? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 100 से। उसके बाद अगली एंट्री जो आपने एंट्री की ना 1 जनवरी 2014 पर, तो फिर आपकी जो अभी तक आदत बन चुकी है लीज के टॉपिक में, आप अगली एंट्री करते हैं लोन पेएबल डेबिट 17, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 7 और कैश क्रेडिट, यही करते हैं ना? तो ये ज़रा कर दें, लोन पेएबल डेबिट 17 0, चलो फिर इसको भी पूरा ही कर लो, 1 लाख। ठीक है, तो लोन पेएबल डेबिट 17069, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 79 और कैश क्रेडिट 25,000। ये बिल्कुल सही एंट्री है। किसी ने, कोई मदर का रेड आपको ये नहीं कहेगा ये एंट्री करे कि आपने ये गलत कर दी। लेकिन इस टॉपिक में इस एंट्री को ऐसे करने में थोड़ी मुश्किलात का शिकार आप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना बेटा। ये फॉरेन करेंसी की ये ट्रांजैक्शंस हैं, इसको लोकल करेंसी में ट्रांसलेट भी करना है, बड़े सारे रोले बन जाते हैं। तो फिर इसकी बजाय एक और काम आप करें, पहली एंट्री तो सेम ही रहनी है। पहली एंट्री क्या है? वही एंट्री है कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट 1 लाख से। ये एंट्री मैंने नहीं चेंज करनी। अगली जो एंट्री है उसको मैं अगर 2 एंट्रीज में तोड़ दूं तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई एतराज़ होना चाहिए। हम इस एक एंट्री को तोड़कर 2 एंट्रीज कर लें। पहले मैं एक्सपेंस बुक कर लूं, पहले क्या कर लूं? मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बुकिंग कर लूं, और फिर अगली एंट्री में सेम डेट पर ही है, अगली एंट्री में उसको क्या कर दूं? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री करके इसी दिन ये सेम डे पे होना, ये सेम डे पे एक ही एंट्री तोड़ रहा हूं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, थोड़ा और इधर हो जाओ यार, अभी तीसरा वर्जन तो रहता है। तुम क्या चाहते हो? कंजूसी पहले कर लेनी चाहिए थी। चले खैर जी, इंटरेस्ट
एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से जी 7931 से। इसी दिन ये एंट्री करके साथ ही अगली एंट्री करें, वही एंट्री है लोन पेएबल डेबिट। लोन कितना पे किया आपने, प्रिंसिपल अमाउंट 17069, और इंटरेस्ट अब एक्सपेंस नहीं बल्कि इंटरेस्ट पेएबल को पे कराएं। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 7931 और कैश क्रेडिट 25,000 से। तो ये मैंने क्या किया है जी, सिर्फ आपकी ये एक एंट्री जो है इसको मैंने तोड़कर दो एंट्रीज बना ली हैं। एक्सपेंस की बुकिंग की है, साथ ही फिर पेएबल अप्रूवल बुक करके साथ ही फिर मैंने पे करा दिया। कोई मसला है इसमें? ये भी बिल्कुल ठीक एंट्री है, इसको भी कोई गलत नहीं कह सकता, इसको भी कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैंने ये एंट्रीज भी नहीं करानी। अब फाइनल वर्जन आपके सामने आने लगा है, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये दोनों सही हैं, इनको मैं गलत नहीं कह रहा। अब आप ये ना कहना सर फिर अभी लीज में आपने ये क्यों कराई है, फिर ये नहीं कराई है, ये नहीं कराई, ये क्यों नहीं कराई। उस टॉपिक के लिए वो बेहतरीन काम था, सिर्फ इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आपको मसाइल का शिकार ना होना पड़े। तो एक वर्जन है जो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ हर टॉपिक के लिए हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो बनाई होती हैं शॉर्टकट, उसी तरतीब से ही करते हैं। जैसे हमने लेसर की ऑपरेटिंग लीज के लिए क्या रूल बनाया था, आया कमाया घिसाया, आया कमाया। अब सवाल जो मर्जी करते रहे, हमारी बला से हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब वो उसके रूल अपनी जगह पे ऐसे ही हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको नहीं छेड़ना। अब जितने सवाल आए वो रूल उसी था। इसी तरह से लोन फॉरेन करेंसी का आ जाए, उसका ये रूल सिखा रहा हूँ। अब ये एक ही तरह से हमेशा सवाल करेंगे जब भी फॉरेन करेंसी का लोन आएगा, इससे फ़ायदा है। वरना ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन जब आप एंड में पहुँचेंगे ना, अभी पता लगेगा आपको कि क्यों मैं इस तरह से कह रहा था कि एंट्रीज कर लें, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो फाइनल वर्जन है वो फाइनल वर्जन बैलेंस शीट के लिए नहीं, मैं जर्नल एंट्रीज के लिए कह रहा हूं। वो वर्जन ये है कि आपने लोन लिया लाख का, एक साल गुजरने पर आपने लोन लिया लाख का। ये एंट्री तो करें ना, पहली एंट्री तो सेम आ रही है, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। 1 लाख से ये एंट्री कर ली आपने, ठीक है। उसके बाद आप 31 दिसंबर 14 पे पहुंचे, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक किया 7931। अब ये लाख भी आपने वापस करना है गिल भाई को, और ये 7931 भी किसको देना है, गिल को ही। तो इस टॉपिक के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन हम इस लोन पेएबल की बजाय इस इंटरेस्ट पेएबल के इसको भी क्या कह देंगे, लोन पेएबल। क्या कहेंगे जी, यानी इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, फिर ईयर एंड पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 79। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 25,000 से। चेक कर लो ज़रा, ये है फाइनल वर्जन ना। मैंने ये वाले वर्जन की, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैं ये एंट्रीज भी नहीं करूँगा। ये भी सही थी पर मुझे ये भी नहीं पसंद इस टॉपिक के हिसाब से। मेरा जो फाइनल वर्जन होगा वो ये होगा। हाँ, जाहिर सी बात है मैं इन अमाउंट्स के साथ एंट्रीज नहीं कर सकता, ये डॉलर्स के अंदर फिगर्स हैं। मुझे वो पाकिस्तानी करेंसी मेरी फंक्शनल करेंसी, तो मैंने जनरल एंट्रीज किस में करनी है, PKR में, तो वो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने अभी वो बात ही नहीं की आपसे, उसी की तो लड़ाई है जिस वजह से मैं ये काम करने लगा हूँ आपके साथ। तो आपने बस क्या करना है, लोन अगर लें फॉरेन करेंसी का, पहले सुन लें तो एंट्रीज कैसे बनेगी। अब बड़ी आसान होगी एंट्री, इधर देखना ज़रा, इतनी तेज़ी से आप एंट्रीज बोलेंगे। इसकी एंट्री इधर नहीं देखना, इसकी एंट्री बोलें, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल, इसको छोड़, ये गया। यानी कि आपने, अब मैं काटूं कैसे इसको, काट नहीं रहा इसको, 12 छुपा देता हूँ। यानी एंट्रीज करते हुए ये वाली चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। अब ज़रा देखो, पहली एंट्री कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 1 लाख से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 7931, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 25। फिर चलते जाओ, क्लोजिंग की तो एंट्री नहीं होती, अब इसको छुपा के रखना है। इंटरेस्ट डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एंट्रीज हो गई।
कैसे जल्दी हुई है, देखा है? समझ आई है? तो ये सही एंट्रीज थी, कोई गलत नहीं कह रहा इनको, बिल्कुल सही एंट्रीज है ये भी, कोई गलत नहीं कह रहा। शायद आप इसके ऊपर बहस करें किसी हद तक, यानी बैलेंस शीट बनानी हो ना, तो ये बैलेंस शीट में ये लोन पेएबल तो नहीं शो कर सकता मैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल अलग ही दिखाना होता है। लेकिन मैं फिलहाल आपको बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा, वो बनवाऊंगा इंशाल्लाह, वक्त आने पे वही बनाएंगे। फिलहाल तो मैंने आपको एंट्रीज करने के लिए ये तरतीब सिखाई है, तो इसको ज़रा देख ले, कोई मसला है तो पूछ ले। हैं तीनों सही, हैं तीनों सही। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, नंबर 1 हमने क्या किया जी, नंबर 1 पे हमने लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया है। मैं आपको यूँ लिखता हूँ, प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इन फॉरेन करेंसी। बस साइंस तो सिर्फ इतनी सी थी, ये तो बस मैंने बीच में सिखाया कि एंट्रीज हम ऐसे करेंगे जब करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो सिर्फ काम की चीज़ तो सिर्फ यही थी कि मैंने फॉरेन करेंसी के अंदर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया लोन का, ठीक है। अब एंट्रीज कैसे करेंगे ये समझा दिया आपको कि कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट जब लोन लिया, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, और फिर लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। यही एंट्रीज आपकी होती जाएंगी, ये एंट्री में नज़र नहीं आएगा, काम चल जाएगा आपका बेहतरीन, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अब फॉरेन करेंसी लोन का सवाल है, तो अगला काम ये करना है आपने, मुझे मार्कर मंगवा दें यार, मज़ा नहीं आ रहा। आपने लोन पेएबल का लेजर बनाना है, ठीक है, और वो लेजर बनाना है आपने फॉरेन करेंसी में, बल्कि पहले बना लें फिर मैं रूल लिखवा देता हूँ इसी तरह से, ठीक है। तो लोन पेएबल का लेजर, वो मैं उस वक्त एंट्रीज लिखने लगा था ना, तो मैंने इसलिए एंट्रीज नहीं लिखी थी कि मैंने एंट्रीज ये लिखनी है वहाँ जाके, जो मैंने ऊपर लिखा था ना लोन लिया। अब 3 एंट्रीज हैं, पहली एंट्री लोन लिया की, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री एक्सपेंस की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल। तीसरी एंट्री लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। चलो अच्छा है, जो बच्चे आज भी आए हैं रवां भी हो जाएंगे। IAS 12 कल से शुरू करेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। IAS 12 कल से शुरू हो रहा है, फिर अगले 15-20 दिन फिर भूल जाओगे कोई और चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हैवी मज़े का, आसान तो बहुत है, आपको पता है। अभी तक FAR 2 में कुछ मुश्किल नज़र आया आपको? बोलो। रोज़ आना मुश्किल है, हाँ ये सही कह रहे हो, चीज़ें ज़्यादा हैं, मुश्किल नहीं है। उसका हल आपको बता दिया, हर वीकेंड में पिछला कोई टॉपिक पकड़ना है आपने, इंशाल्लाह दुनिया की तो कोई ताकत आपको फिर फेल नहीं कर सकती। हाँ अल्लाह का हुक्म तो फिर सबसे ऊपर है, वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। मेहनत करो आप, दुआ भी करो, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पास होगे, ठीक है। तो कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज हैं लोन लिया की। और कल लोन दिया करेंगे, आज नहीं करना, तो उसमें फिर यही एंट्रीज उल्टा देंगे, ठीक है। फिलहाल तो इसकी बात करें। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमने लोन का लेजर बनाना है, लोन पेएबल का लेजर बनाना है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ था, रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम फॉरेन लेंडर, अच्छा सॉरी कहीं पे तो लिखा होगा, हाँ ये प्रिपेयर लोन मॉडर्न स्केड्यूल इन फॉरेन करेंसी, और फिर ओपन टी अकाउंट एंड राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। ये बाद में पढ़ते हैं, बहरहाल पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। अब सिंपल फॉरेन करेंसी के अंदर ये बनाने लगे आप लेजर अपना। तो सबसे पहली एंट्री होगी कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट की, ठीक है। किस दिन लोन आया जी? 1 जनवरी 14। तो कैश दिमागों में आपके डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट, ठीक है। कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, ये बेटा जी सिर्फ अभी किस में बनाना है आपने? अगेन फॉरेन करेंसी में। अभी तो मैंने लोकल करेंसी का नाम ही लिया, मैंने पूरे सवाल के अंदर, फिर मिठाई आ गई, मैंने पूरे सवाल के अंदर जो है वो, आपने FAR 2 का पर्चा दिया था इस बार? ओके, एक और इंटरव्यू आ गया है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगर मिठाई खाए बगैर काम हो जाए तो
सर खा लें। मेरी शुगर ना हाई हो गई होनी है नहीं हालांकि मुझे, फिर भी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत कितने शुक्रिया पेपर सर। दिया आपने? R2 हाथ मिलाओ ऑडिटर मुझे। MFA R2 ऑडिट और MFA। तीनों पास हो गए? जी सर। R2 मुश्किल पेपर है ना? नहीं सर। मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कहा था ना मैंने आसान है। मसला क्या है? सर इनसे पूछें अभी। अच्छा, आप क्या करते थे FAR2 में? सर मैंने सरंदान से पढ़ा था और क्लासेस जो हैं वो पूरी ली थी। टेस्ट मैंने कोई नहीं दिया था, लीज तक। चल निकल। नहीं रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा तो चलो, टेस्ट नहीं दिया था इसने, आपने देना है, ये इसका चांस अच्छा था, ये निकल गया। फिर सर उसके अलावा जो सर का रिवीजन प्लान था लास्ट मंथ वो फॉलो किया था, हमें फरवरी मिला था। उसके अलावा जितने आपके जो मॉक्स थे रिसेंट के और 2-3 और कॉलेजेस के। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, ये बताओ कि जो पिछले टॉपिक्स चले जाते थे उनको कैसे रिवाइज करते थे? जैसे अभी IFRS 16 बच्चों ने पढ़ लिया है, अभी अभी इन्होंने ख़त्म किया है, ये कह रहे हैं लीज बहुत आसान है, हमें एक एक चीज़ आती है। 15 दिन बाद क्या इनको ऐसे ही आती होगी? नहीं, फिर इसका हल क्या है? मैं तो नहीं किया। उठाओ उठाए, उठाओ मिठाई और चलो निकलो। अच्छा जी, लेकिन इन्होंने आखिरी महीना अच्छा लगाया और क्लासेस सारी ली। देखें, पैकेज होता है पैकेज, तो आखिरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। R2 CMA और कौन सा दिया है? गुड, चलो अब कैब क्वालिफाई कर गए हो आप। भाई ने कैब क्वालिफाई कर दिया है, भाई को मुबारक दे दें, माशाल्लाह कह दें, उसी भी कर लेना आज की, ठीक है ओके। बहरहाल ये अपनी जगह पे है, चांस बन जाता है ऐसा, बंदा कोई टेस्ट नहीं देता पास हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास के अंदर जोर हम बहुत लगा रहे होते हैं, लेकिन स्टिल चांस है। ज़्यादा बेहतर चांस क्या है? टेस्ट भी दिया हो, आखिरी महीने मेहनत भी की हो, और अच्छा तरीका यही है कि 15 दिन बाद एक टॉपिक रिवाइज़ किया हो। ये वो है जो आसानी से पास होने वाला काम है। बाकी लग गई तो रोज़ी, ना लगती तो रोज़ा भी हो सकता था। चांस है, आखिरी महीने में मेहनत कर लेते हैं बच्चे, वो निकल जाते हैं। आखिरी महीने में जितना लोड कम करोगे दूसरे पेपर्स के पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसमें, मुश्किल नहीं है, आसान है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी तो आपने एक समझो, आपने टॉपिक अभी 4 तो टॉपिक किए हैं आपने, जिसमें एक जो जिसको कहते हैं सही टॉपिक जो था वो तो IFRS 16 ही था। इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर, ऐसा एक टॉपिक नहीं, ऐसे कई टॉपिक्स आगे आ रहे हैं, ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स। IAS 12 है, फाइनल अकाउंट्स है, कंसोलिडेशन है, हर एक टॉपिक अपनी दुनिया है। IAS 37 है, IFRS 15 है, बड़ी बड़ी दुनियाएं हैं ये। कोई महीना लग के हो रहा होगा, कोई 20 दिन में हो रहा है, कोई 15 दिन में हो रहा है, कोई 10 दिन में हो रहा है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो इसमें हर एक में छोटी छोटी चीज़ें हैं। ले आओ मार्कर दे दो मुझे, ठीक है ना? तो आपने ऐसा करना है, इन भाई की तरह नहीं करना, कभी कभी चांस लग भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं इंटरव्यूज दिलवाता रहूँगा। ऐसे ही ओपन इंटरव्यू होते हैं, जो कोई आ जाता है बच्चा सामने खड़ा कर देते हैं उसको, ठीक है ना, आपको साथ वो शेयर करता है लाइव अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अच्छे बच्चे भी होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मेरे जैसे जो बच्चे हैं ना एवरेज से, मैं उनके लिए ये बातें करता हूँ। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो तो पता नहीं थोड़ा बहुत पढ़ के भी पास कर जाते होंगे, हम तो नहीं है ना जी, ठीक है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, हम ब्रिलियंट, हम एवरेज हैं हम एवरेज हैं, हम मेहनत करेंगे, ठीक है ना। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। मेहनत करने वाला एवरेज बच्चा भी निकल जाएगा, ब्रिलियंट भी निकल जाएगा, नालायक मेरे वर्गा भी निकल जाएगा। मेहनत ना करने वाला जो है उसका चांस है, कभी निकल जाते हैं, कभी फंस जाते हैं। तो कैश कितना आया? 100,000। किस में रिकॉर्ड किया जी मैंने अभी तक इस ट्रांजैक्शन को? हंस रहे हैं कि सर हमने भी टेस्ट नहीं देना। तुम लोग ना तो दो टेस्ट, मैं दिलवा लूँगा टेस्ट तुम लोगों को। ये असल में बच्चे हैं ना, कोई CMA मुझसे पढ़ रहा है, कोई R1 पढ़ रहा है, इसने सरदान से पढ़ लिया था, शायद उन्होंने माफ़ कर दिया होगा, मैं तो नहीं माफ़ करता, करते तो वो भी नहीं है, लेकिन मैं तो पकड़ पकड़ के आप लोगों को, अब बस रिजल्ट हो गया, अब पता है जो पास होने वाले थे वो हो गए हैं, जो रहने वाले थे वो चले गए हैं वापस। अब इन्होंने पर्चे में अपीयर होना है, तो देखना फिर इनके साथ मैं करता क्या हूँ। मैं तो डंडा पकड़ के ज़रूर टेस्ट दिलवाऊँगा इंशाल्लाह। तो अगला टेस्ट जो आ रहा है उसको आपने अच्छे से देना है, ठीक है। अच्छा चलें छोड़ें, बातें ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं आप यार। कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, को मसला। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री क्या करनी है? इधर देखो, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की, बोलो एंट्री क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिमाग में डेबिट, लोन पेएबल। तो यहाँ पे आप आके लिख रहे 31 दिसंबर 2014 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस दिमागों में डेबिट, ये आपका दिमाग है, डेबिट और लोन पेएबल, वो तो इधर आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल
क्रेडिट कितने डॉलर है? तीसरी एंट्री यानी मैं थोड़ा सा अगर इसको कर दूं आपकी इजाजत हो तो बात से मैनू ही समझ नहीं लगनी फिर की होना है। चलो जी, ये नहीं है एंट्रीज के अंदर, ये नहीं है। अब लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने डॉलर्स हैं? ठीक है। और अब क्लोजिंग बैलेंस आपने निकालना है, बैलेंसिंग। अच्छा, अब ये ना कहना थोड़ी देर बाद कि अगर वो 82931 आज सर पढ़ा था, किस सवाल में ना पढ़ा हुआ तो हमने रूल वो बनाना है। आसान सवाल है ना ये, अभी ये एडवांस में भी जा सकता है। अभी लोन का ईयर एंड और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड चेंज भी हो सकता है, फिर क्या करोगे? वो बड़े बड़े मसले हैं, हमने वो तरतीब बना लेनी है जो हर सवाल में चल जाएगी। यही कोशिश करते आ रहे हैं ना अभी तक। जब आया कमाया घिसाया किया था ऑपरेटिंग लीज में, पहला दिन आप लोगों ने डांगे निकाल दी थी, ये क्या तरीका हुआ, समझ जा रही है क्या मुश्किल बात। लेकिन जैसे जैसे आगे चले आपने कहा शुक्र है ये कर लिया था। सवाल जो मर्जी करता रहे, हमें बस पता है ऑपरेटिंग लीज का एक ही तरीका है, लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, एक ही तरीका है। आपने 20 पास पेपर कर लिए हैं, पहले 2 मैंने वैसे छुड़वा दी थी कि बहुत पुराने हैं, छोड़ दो, ठीक है ना। आपने 18 पास पेपर कर लिए हैं, किसी एक में ज़रा सा मसला नहीं आया, जो सी मर्जी लीज होती रहे, ठीक है ना। तो फ़ायदा बाद में पता लगता है। इसलिए जो कह रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ वैसे ही। नंबर 1 क्या रूल बताया? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है आपने फॉरेन करेंसी में, फिर लेजर बनाना है फॉरेन करेंसी में, दूसरा स्टेप चल रहा है, लेजर बनाना है लोन का फॉरेन करेंसी में, और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंसिंग निकालना है, बैलेंसिंग निकालना है। तो बैलेंसिंग निकालो। अच्छा, अब देखो एक लाइन इधर जगह खाली, यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 पर क्लोजिंग कैरी डाउन, ये देखो जरा कितने डॉलर थे। अब कैलकुलेटर पे लाख, कैलकुलेटर पे करो सारे, निकालो कैलकुलेटर, निकालो सारे कैलकुलेटर। 1 लाख जमा 7931 माइनस 25,000 इक्वल्स 82, ये मैंने निकाला है बैलेंसिंग। अब ये ना कहना वहां पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, बस जो कहा है जैसे कहा, ये लिखा है मैंने, बैलेंसिंग निकाला है हमने, ठीक है। ये हमारा लेजर तैयार है, गर्मा गर्म लेजर तैयार है, लेकिन है किस में? फॉरेन करेंसी में। अब मेरी तो फंक्शनल करेंसी है पाक रुपी, सवाल में बता रहा है। बीएस लिमिटेड, हाँ पाकिस्तानी कंपनी ने लोन लिया है, बीएस हैज रुपीज एज इज फंक्शनल करेंसी। और मैंने आपको कहा था फंक्शनल करेंसी वो करेंसी जिसमें आपने जनरल एंट्रीज करनी होती है, यानी रुपीज में। तो मैं इन अमाउंट्स के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जनरल एंट्रीज तो नहीं कर सकता, अब मुझे कन्वर्जन करनी है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा एक्सचेंज, यानी पूरे सवाल में एक्सचेंज रेट्स को मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई, अब मुझे एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ी है, ठीक है। और अब मैंने आकर देखा एक्सचेंज रेट्स गिवन है, रेलेवेंट एक्सचेंज रेट्स आर $1, मतलब लोकल करेंसी के साथ 1 लगाए या फॉरेन के साथ? लोकल के साथ है या फॉरेन के साथ? अगर फॉरेन के साथ 1 लगाओ तो ये कौन सा मेथड है? तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। ये सारी बातें ना हमने की हुई हैं भाई, आपने तो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं जी, पढ़ लेते तो अच्छा होता, आपने इजी ले लिया था इसको। लेकिन ये देखो हुज़ैफा कौन है? हुज़ैफा ही कोई नहीं है, हुज़ैफा उधर है। ये तुम्हारे पास पड़े थे ना $112, पेपर भी पास हो गए यार, हैं? फिर चलें समोसे खाने, मैं खिलाऊंगा। वैसे मैं तो कह रहा हूँ आपको डॉलर पड़े थे ना उस दिन शुरू में जब किया था ये काम, ठीक है। साथ वाला कह रहा है कट बार। अगर 1 लगा हुआ है लोकल करेंसी के साथ तो इनडायरेक्ट, और अगर 1 लगा है फॉरेन के साथ तो डायरेक्ट। फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा है तो मल्टीप्लाई से आपने कन्वर्जन करनी है, लोकल करेंसी के साथ नहीं, लोकल करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है तो ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, आपको डिवाइड करके ये काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था वो इसकी पिक्चर ले लें, आगे चल के काम आ ही जाता है। कल वाला सवाल हम करेंगे जिसमें हम कन्वर्जन ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ो, वैसे कोशिश करना जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ या जिनको भूल रहा है, जो मैंने सवाल बोले, आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह, फटाफट कर देंगे, आधा नहीं तो पौना लग जाएगा। पर एक टॉपिक यूँ समझ लें कि ये IAS 21 की रिवीजन वाला दिन है, तो पिछले सवाल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ जी, अब
रेट्स डिफरेंट डेट्स के ऊपर गिवन हैं। मैं आपसे पूछता हूँ वैसे ही, 1 जनवरी 2014 पर अगर आपका $1,00,000 आया है तो आपने इसको किस रेट पर रिकॉर्ड करना है? किस दिन का? यानी 1 जनवरी 14 का रेट पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जनवरी 14 पे रेट क्या है? एक मैक्सिकन डॉलर कितने का है? 8 रुपए का। तो इंटू 8 सॉरी आई एम सॉरी इंटू 8। ऐसे सिर्फ 8 लिखें, टाइम बचाएं अपने लिए, कॉम के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैश पे किस दिन कर रहे हो? कैश पेमेंट के दिन। कैश की रिकॉर्डिंग किस पे होती है? जिस दिन, जाहिर है जब कैश पे करने जाएंगे, $25,000 जब हमने जाकर मार्केट से लेने हैं गिल भाई को भेजने के लिए, तो 31 दिसंबर वाले रेट पे हमें मिलेंगे ना। तो इसका मतलब 31 दिसंबर वाला स्पॉट रेट ढूंढेंगे। 31 दिसंबर 14, $1 बराबर है 8.5 रुपीज़ के, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 से, ठीक है। और जो क्लोजिंग में डॉलर्स पड़े हैं इस वक्त, ये मॉनेटरी आइटम है, इसको किस पे रिकॉर्ड कर लें? इसको 31 दिसंबर वाले रेट पे करना है। ये डॉलर हमारे पास पड़े हैं, इनको किस रेट पर रखना है? अब ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन सब कुछ इस लेजर में हो जाए ना, डायरेक्ट एटकमेटिकली होना है ना, कि ओपनिंग आपका 8 पे पड़ा है, क्लोजिंग आपका 8.5 पे आएगा, तो एटकमेटिकली। लेकिन सिर्फ इसका गेन लॉस नहीं है ना, कैश की पेमेंट का सेटलमेंट के वक्त भी गेन लॉस निकल रहा होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मुआ इसमें आ रहा है, तो सब कुछ ही इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर। ये इसकी अफादियत है, ये इसका फ़ायदा है। अलग अलग करो, लग पता जाना है, ठीक है ना। इसलिए आसानी इसी में है कि आपको जो सिखाया जा रहा है, बाकी अलग करके देख लेना, इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी। डू नॉट ट्राई इट एट होम, WWE, ठीक है। तो ये क्या है? ये आसान तरीका है। कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। फॉरेन करेंसी के अंदर लेजर बनाया, उसके बाद ये ओपनिंग या आना या पे होना या क्लोजिंग का पड़ा होना, ये किस पर आ जाएगा? स्पॉट रेट्स पे। यहाँ तक कोई मसला? अब आती है बारी इंटरेस्ट एक्सपेंस की। जितने भी सवाल मैंने IAS 21 में आपको करवाए थे, 2 से 3 दिन हमारे शायद लगे थे, या 4 दिन, पता नहीं कितने लगे थे। अच्छा खासा टाइम लगाया था हमने इसके ऊपर, 2-3 दिन तो लगे ही थे। जितने भी लगे थे, किसी एक सवाल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस नामी चीज़ आई ही नहीं थी। अब मेरा सवाल आपसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 जनवरी वाले 8 पे रिकॉर्ड करें या 31 दिसंबर 14 वाले? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस 31 दिसंबर 14 पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो 1 जनवरी वाला 8 तो नहीं, 31 दिसंबर 14 वाला 8.5 होना चाहिए। क्या ख्याल है? 8.5 नहीं हो सकता। उसकी वजह, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये जस्ट 31 दिसंबर 14 पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये सारे का सारा 31 दिसंबर 14 का नहीं है, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। ये तो एक एक दिन करके आप अलग कर सकते हैं। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 12 करें तो मंथली आ जाएगा, डिवाइड बाय 365 करें तो डेली आ जाएगा। समझ आ रही है? इंटरेस्ट ये लोन इस दिन इतना आया, इस दिन इतना रीपे हुआ, इस दिन इतना पड़ा है, ये तो सब स्पॉट रेट बनते थे। क्या ये एक्सपेंस इस दिन का है सारा? ये तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो फिर इसका रेट कोई सपोर्ट नहीं हो सकता, इसका एवरेज रेट चाहिए। अगर ये साल का इंटरेस्ट है तो साल का एवरेज चाहिए, अगर ये 6 महीने का इंटरेस्ट है तो उस 6 महीने का एवरेज रेट चाहिए मुझे, अगर ये महीने का इंटरेस्ट है तो महीने का एवरेज दे दो मुझे। किसी एक दिन का नहीं होता ना इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम कल को जब आएगी, ये किसी एक दिन का नहीं होता, बल्कि ये फॉर द पीरियड होता है। तो सवाल में आपको बताएगा, आप पर्चा छोड़ के नहीं उठ जाएंगे। ये एवरेज कैसे निकलता होगा? अगर ये पूरे साल का इंटरेस्ट है तो इधर देखो 2014 एवरेज रेट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 365 रेट्स इन्होंने निकाले होंगे डॉलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 365 दिनों के निकाल के डिवाइडेड बाय 365 किया होगा, ये एवरेज रेट तब आया है। अब आप पर्चे में तो ये नहीं कर सकते, आपको गिवन होगा, आपने बस याद इतना रखना है कि इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस जो है वो आपने एवरेज रेट के ऊपर, एवरेज एक्सचेंज रेट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। अब याद करो IAS 41 वाला सवाल, रॉकी वाला, जिसके अंदर IAS 21 मिक्स हुआ था, तो मैंने आपको कहा था पता नहीं एवरेज इंटरेस्ट रेट उसने एवरेज एक्सचेंज रेट क्यों दिया हुआ है। उस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस सवाल में कोई इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस नहीं था। ऐसे ही
ऐसे ही कोई और इनकम एक्सपेंस भी हो सकती है, जैसे रेंटल इनकम होती है, रेंट एक्सपेंस होता है, वो अगर आपका फॉरेन करेंसी के अंदर है तो वो भी फॉर द ईयर एंड फॉर द पीरियड एंड होगा, तो उस पूरे पीरियड का एवरेज आपको चाहिए होता है। ठीक है, शायद आप देखेंगे आज वाले सवाल में वो कैंगरू वाला सवाल, तो शायद उसके अंदर आपको याद आए कुछ, अगर ऐसा हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस मैं ये एंट्री पूरी कर लूँ। तो भाई आपने 2014 का एवरेज रेट जो है उसको पकड़ना है, कितना है 8.2, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड कर लेना है इस पर। ठीक है, अब बस कैलकुलेटर है और आप हैं, बताएं। हाँ 8 लाख, जीरो 3 2125 00 क्लोजिंग 704914। ठीक है, अच्छा अब मेरे बच्चों, अब आप एंट्रीज कर सकते हैं। ज़रा ये दोबारा लिखवा दो, दूर से ज़रा नज़र आ जाए आपको, 704914 जी। अब आपने मुझे क्या करवाना है जी, जर्नल एंट्रीज। अब आप जर्नल एंट्रीज, असल में आप जर्नल एंट्रीज आपने करनी है क्योंकि अब रुपीज़ में फिगर्स आ गई। अब आप जर्नल, यानी आपको उसने क्या कहा, जर्नल एंट्रीज कर दो फॉर द ईयर 14, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डॉलर्स में स्केड्यूल बनाना है, फिर डॉलर में लेजर बनाना है, बैलेंसिंग फिगर आपने निकालनी है कैलकुलेटर पे, और उसके बाद आपने रेट्स लगा देने हैं। बाकी सब चीज़ों पे तो स्पॉट रेट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम पर एवरेज लगा दिया, रुपीज़ निकल आए। अब आप एंट्रीज कर सकते हैं। पहली एंट्री, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 8 लाख से, अब टिक कर लेना सोल्यूशन में जाके, या आप खुद घर पे करना, मैं नहीं करा रहा। दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 65034, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 212500, और क्लोजिंग की कोई एंट्री होती नहीं। यहां तक कोई मसला। अब लेजर तो बैलेंस होगा, है ना, चेक करो, बैलेंस होना है, लेजर तो बैलेंस हो गया है, चेक कर लो। हो ही नहीं सकता कि ये बैलेंस हो, कैसे आप कह रहे हैं कि ये बैलेंस हो गया है? ओपनिंग 8 पे रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस 8000 ये 2 पे हुआ, क्लोजिंग और पेमेंट 8000 ये 5 पे पड़ी हुई हैं, तो ये बैलेंस कैसे हो सकता है? ये बैलेंस नहीं हो सकता है। अब आखिरी स्टेप आपका इधर क्या होगा, चेक करें बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है। अगर तो बैलेंसिंग फिगर आई क्रेडिट साइड पर, तो एंट्री लेजर से देख के बनाओगे, लोन पेएबल क्रेडिट और पीएनएल डेबिट, मतलब एक्सचेंज लॉस। और अगर बैलेंस इधर आ गया डेबिट साइड पे, तो लोन पेएबल डेबिट पीएनएल क्रेडिट, यानी कि एक्सचेंज गेन, दोनों हो सकते हैं। अब चेक आपने करना है, जल्दी करें, मुझे बताएं किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी जी, किस तरफ आ रही है? कोई एक बच्चा कह रहा है क्रेडिट वे, वो कोई एक फैसला कर लो, वो मैं पागल कर दोगे तुसी, मैं जंगलों से निकल जावा। एक ही लेजर है सामने, एक कह रहा है डेबिट, दूसरा क्रेडिट, मैं किधर जावा? क्रेडिट साइड पे जावा, इधर शेयर है। तो रेड से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर चलो ब्लैक से करें। क्या है आंसर? 5452380। ठीक है, इसके सामने आप लिखें प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्या है? बैलेंसिंग। ये एक्सचेंज गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मैंने लिखने की जहमत नहीं की। पीएनएल बना रहे हो तो फिर लिख लेंगे पीएनएल में जाके, लेजर में तो टेंशन नहीं है, एंट्री में तो टेंशन नहीं है ना। क्या एंट्री करोगे? ये अब पहली एंट्री कैश डेबिट लोन पेएबल, दूसरी एंट्री लोन पेएबल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, तीसरी एंट्री लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और चौथी एंट्री यहां से बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। ये मैं बैलेंसिंग तो कम से कम रेड से लिखूं, ये बैलेंसिंग फिगर निकल आए, फिर इसकी एंट्री यहां से देख के करो। ये वाला लेजर क्या हो रहा है? क्रेडिट, और पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये आपकी चौथी एंट्री बनेगी इस साल की, पीएनएल डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। देखो सोल्यूशन है आगे इसका। तो पहली चारों एंट्रीज को टिक कर लो। ये देखो है, इधर देखो, पहली एंट्री 8 लाख से कैश डेबिट लोन क्रेडिट, फिर दूसरी एंट्री 31 नंबर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 65,034, तीसरी एंट्री लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 212,500। यही एंट्रीज हैं आपकी। चौथी और आखिरी एंट्री एक्सचेंज लॉस डेबिट, लिख ले अच्छी बात है, पीएनएल भी लिख ले तो बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ,
P&L बनाते हुए आपको ये देखना पड़ेगा ये लॉस है या गेन है, उस वक्त तो लिखना पड़ता है ना, एक्सचेंज गेन है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री तो काम चलेगा, P&L को हिट करना है ना आपने, तो P&L क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये क्या है, सॉरी डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है, लॉस, ठीक है। तो P&L लिख लें आप या एक्सचेंज लॉस लिख लें, दोनों सही है, दोनों लिख लें तब भी सही है। समझ आया? तो फिर यहाँ पे आमिर भाई पार्ट 2 शुरू करें और आप 2015 ख़त्म करें इतनी देर में जब तक पार्ट 2 शुरू हो।